हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के फिजिक्स में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सभी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि आपके फिजिक्स सेक्शन से मैंने टोटल बच्चों 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और इन 12 का 1 बाय 1 जो है आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूं, यानी कि बिल्कुल आंसर के साथ। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं जैसे हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप साइंस में पूरा 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, चलिए तो करते हैं बच्चों सेशन को स्टार्ट। देखिए आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यानी बात कह रहा है कि उत्तल दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब किस टाइप से बनता है या किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहली बात बेटा, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा और ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। क्या बनता है, ध्यान से समझो बेटा। चलिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई उत्तल दर्पण है, ये आपका कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये ठीक, ये क्या है आपका कोई उत्तल दर्पण है। अब ये है आपका मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष। ठीक है, ये लाइन कौन सी हो गई बेटा आपकी, मुख्य अक्ष। कौन सी लाइन है ये, मुख्य अक्ष, इस लाइन को बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका प्रकाशिक बिंदु P। ठीक है, ये इसको अगर हम इस तरीके से कहीं पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर इसे हम क्या करें, पूरा करने की कोशिश करें, तो ये क्या बनेगा, एक खोखला गोला बनेगा। क्या बनेगा, एक खोखला गोला बनेगा। इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, जो इस गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहां पे ये क्या होगा, फोकस दूरी, यानी कि F होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है बेटा हमारा क्या, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया, ये उत्तल दर्पण की वक्रता हो गई। ठीक, अब यहां पर उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी हम किसी वस्तु की स्थिति मान लेते हैं ये हमारा कोई वस्तु AB है। क्या है, AB, कोई वस्तु हमारा AB है। अब इस AB वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो ध्यान से देखिए कहां पर बनेगा। एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष से बिल्कुल समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, चलिए इस प्रकार से ये क्या है, ये वस्तु हमारा, वस्तु के सामने, ठीक है, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण जाती है वो हमेशा परावर्तन के पश्चात बेटा कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। क्योंकि ये जो आपका उत्तल दर्पण है ये दूसरी साइड पॉलिश किया हुआ है, तो प्रकाश किरण तो परावर्तित होकर दूसरी साइड जाएगा नहीं, तो क्या होगा, परावर्तित होकर जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौटेगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। अब इसको अगर पीछे बढ़ाया गया, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही। कहां से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या है, दूसरी प्रकाश किरण, ठीक है, इस वस्तु से चलेगी और ये सीधे सीधे कहां से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी,
वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर जाएगी। ठीक, तो ये दूसरी प्रकाश किरण हमने कहां से भेज दी बेटा, वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर। ठीक, अब दोनों प्रकाश किरणें जहां पे बेटा कट करेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों प्रकाश किरणें कहां कट कर रही हैं, यहां पे कट कर रही हैं, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब देखो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा सा, तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को आप कहीं पे भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। और कहां बन रहा है, ये आपका ध्रुव है और ये फोकस है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। ठीक है, तो यही चीज आप यहां पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, लिख सकते हो ना, बोलो क्या बनेगा, लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता, ध्रुव व फोकस के बीच बनता, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ठीक है, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो हो गया बेटा आंसर किसका, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे कह रहा किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ये हमने क्या किया, किरण आरेख खींचकर यहां पे आपको दिखा दिया। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, ये जो किरण आरेख आपने खींचा है इसको भी आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे, माना उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु AB स्थित है। ठीक है, AB स्थित है, वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है, लौट जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन सभी का क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि वस्तु की स्थिति, इसमें देखिए बच्चों 4 स्थिति में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक स्थिति को हम कर रहे हैं क्लियर। लेकिन उससे पहले एक और काम की चीज हम आपको बता दें। देखिए जो भी बच्चे बेटा अभी तक, ठीक है, शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, सभी लोग शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच में आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 मॉडल पेपर और 60 नोट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस 60 नोट्स से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच, ये दोनों बैच बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रह्मास्त्र बैच के साथ 2 बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 499 में है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर बैच से जुड़ जाइए। बैच से जुड़ने का फायदा ये है कि जो भी क्लास की PDF है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके 60 नोट्स है, वो सब के सब आपको ब्रह्मास्त्र बैच में बेटा एक जगह एक साथ मिलेंगे, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपका समय भी बचेगा और आप इधर उधर जो सर्च करने में समय आपका जाता है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या आ रही है, जैसा कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करिए शुभम क्लासेस,
लॉगिन करिए, डायरेक्ट ऐप से पेमेंट कर लीजिए। अगर डायरेक्ट ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके कि सर हमें बैच से जुड़ना है, क्या करें, ठीक है, तो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी। या किसी से भी इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, ठीक है, या पेटीएम कुछ भी करा के उसका स्क्रीनशॉट अगर आप भेज देंगे तो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जैसा कि हाँ आप देख रहे हैं कि ये शुभम क्लासेस पे उन बच्चों की लिस्ट है जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किए हैं, उनके नाम, रोल नंबर और उनके डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन है। आप इनका रिजल्ट गूगल पर भी बच्चों चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया, सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड, इसमें एक स्लाइड एक्स्ट्रा है तो इसको डिलीट कर दिया जाए ना। अच्छा नहीं, यहां से नहीं डिलीट होगा, यहां से हो जाएगा, नहीं यहां से भी नहीं होगा। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात कर रहे थे अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए, तो जैसे ये है हमारा कोई अवतल दर्पण, क्या है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण, ठीक है। जिसके उभरे हुए भाग पे क्या किया गया, पॉलिश कर दिया गया। क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया। ये है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब इस दर्पण को अगर कंप्लीट करोगे तो एक तरीके से हमको क्या मिलेगा, एक गोला मिलेगा। मान लेते हैं इस दर्पण की ये है क्या, वक्रता त्रिज्या सी है, और ये इस दर्पण का क्या है, फोकस है यानी कि F, और ये है दर्पण का ध्रुव यानी कि P, दर्पण का ध्रुव यानी कि P, ठीक। अब पहला केस क्या कह रहा है, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो यह है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी कि हम मान लेते हैं वक्रता केंद्र के इधर यहां कहीं पे वस्तु स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से ये वस्तु यहां कहीं पर स्थित है AB। अब इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, होगा क्या, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल क्या जाएगी बेटा, समांतर जाएगी। क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से लौटती है, फोकस से होकर लौट जाती है। तो ये इस प्रकार से फोकस से होकर बेटा लौट गई, ठीक है। ये कहां से गई, फोकस से, क्लियर। और दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र C से। कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र C से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, यानी कि जिस रास्ते पर आई, ठीक है, जिस रास्ते पर आई वापस उसी रास्ते पर लौट गई, ठीक है। तो ये जिस रास्ते से आई वापस उसी रास्ते पे लौट गई। तो दोनों प्रकाश किरणें देख रहे हो, यहां जहां पे कट करेंगी यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका A' और ये हो गया B', ठीक। पहले केस समझ में आई। पहले केस में क्या बोला कि जब वस्तु, पहले केस में क्या कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो ये रहा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, तब ये वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र पर हो। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण इस प्रकार से, ठीक। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है। ये इसका क्या हो गया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब मुख्य अक्ष पे यहां पे मान लेते हैं ये जो है कहीं पे, ये जो है दर्पण की वक्रता केंद्र C होगी, और यहां कहीं दर्पण का फोकस होगा F, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वस्तु जो है वो आपका कहां पर स्थित है। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, नहीं तो इसमें जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि अगर हम सर्किल प्रॉपर ढंग से नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है अगर देखा जाए एक तरीके से तो क्या है, ये हमारा कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। अब इस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है।
ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष की है। ठीक है, ये लाइन कैसी है, ये लाइन हो गई हमारे मुख्य अक्ष की। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब देखिए इस गोले का जो केंद्र होगा, मान लेते हैं गोले का केंद्र यहां कहीं ये होगा, गोले का केंद्र सी। ठीक है, और यहां कहीं होगा सी और ये प्रकाशिक बिंदु पी के बीच में यहां कहीं आपका होता है फोकस, यानी कि ये एफ। ठीक, अब इसको मिटा लीजिए आप आराम से। ठीक, चलिए अब ये दर्पण आपका क्या है, अवतल दर्पण आपका बन के जो है तैयार हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अब बिल्कुल सही सही इमेज बनेगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक, अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, वस्तु कहां स्थित है, वक्रता केंद्र पर। तो ये रहा आपका वक्रता केंद्र, यहां पे हमने मान लिया ये वस्तु है ए बी। ठीक है, ये वस्तु हमारा ए बी स्थित है। ठीक, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहीं भी बने। हमारा काम क्या है, जो रूल है रूल के हिसाब से चलेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब जहां भी बनेगा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्या रूल कहता है कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ले जाओ। चलो, ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर एक प्रकाश किरण आ गई। ठीक, तो ये हो गई तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। अब परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक, चलिए फोकस से होकर चली गई। ठीक, ये प्रकाश किरण कहां से निकल गई, फोकस से होकर निकल गई, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तन के पश्चात कहां से गई, फोकस से होकर पास हो गई। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के सामने क्या है, फोकस है, फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो लेती हैं। फिर भी गलत बन गया। एक सेकेंड, चलिए जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि आपका पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बने, इसलिए थोड़ा सा जो है इसको हम इधर कर देते हैं। चलो हाथ से ही बना दे रहे हैं, ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि हाथ से खींचेंगे सही। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाएगी। ठीक, चलिए अब सही है। ये कहां से चली जाएगी बेटा, फोकस से होकर पास हो जाएगी। चलो, ये इस प्रकार से फोकस से निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष से। आप लोग यार पटरी प्रकार लेके बनाएंगे, एकदम अच्छे से बनेगा। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। ठीक है, समांतर। अब दोनों को जहां पे कट कर रहे हैं, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है, चलिए दूसरे केस में क्या मिला कि अगर वस्तु कहां पर स्थित हो बच्चों, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है।
और जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर बनता है। कैसे बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, कैसा? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा केस क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, यानी कि ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच में वस्तु अब हो। ठीक है, चलिए तीसरा केस लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। क्या हो गया बेटा? मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष। यहां कहीं मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र C होगा, यहां कहीं इसका फोकस F होगा। ठीक है, F। अब कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित है, यानी यहां पे इस प्रकार से यहां पे वस्तु स्थित है। अब होगा क्या कि वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी। ठीक, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से होकर। कहां से जाएंगी? फोकस से होकर लौट जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश किरण हमारी कहां से जाएगी बेटा? फोकस से होकर पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से होकर पास करेगी। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चली जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर चली जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। दोनों जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु अगर हमारा ए बी है तो ये प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक, आई बात क्लियर समझ में? क्या है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, अच्छा चलो थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा ना करके थोड़ा सीधा बनाऊं। ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। ठीक है, मुख्य फोकस और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपरावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस प्रकार से। अब दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब सही बन गया? ए डैश बी डैश। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया थर्ड वाला। कौन सा? थर्ड। अब फोर्थ केस में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में है, यानी ये आपका फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव, यानी इसके बीच में कहीं पे है, इसके बीच में कहीं पे स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसके बीच में अगर स्थित है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष वाली लाइन। ये हो गया हमारा क्या? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र C और यहां कहीं हो गया इसका फोकस F और ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का ध्रुव P। अब क्या कह रहा है कि वस्तु जो है कहां स्थित है बेटा? जहां स्थित है वहीं कर लो, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी यहां कहीं स्थित है। इस प्रकार से ये वस्तु हमारा ए बी यहां पे स्थित है। अब होगा क्या? एक प्रकाश किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से लौटेगी? मुख्य फोकस से। तो ये है आपका मुख्य फोकस, इस प्रकार से ये लौट गई। अब इसको थोड़ा सा आप पीछे भी बढ़ा लो, बाद में बढ़ा लेना। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें देखो आगे बढ़ाने पे ये कहीं मिल नहीं रही, ये आगे डाइवर्ज हो रही। क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही। ठीक, यानी फैल रही हैं। आगे प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। ठीक है, तो अब इनको पीछे कहीं पे बढ़ाया जाएगा तो ये पीछे मिलेंगे। इनको इस प्रकार से पीछे बढ़ाया गया, तो इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कट करेंगे। तो जहां एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। आई बात समझ में? तो चौथे केस में क्या मिला कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र के बाद जो फोकस है, ठीक है,
फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो है केस नंबर 4 जो आपका था, ये अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण का केस नंबर 6 है। कौन सा है? केस नंबर 6 है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो अब बच्चों आपको किरण आरेख समझ में आ गया। देखिए, किरण आरेख पर आधारित एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि किरण पर आधारित आपसे एक प्रश्न जो है जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको किरण आरेख खींचना, क्या करना, अगर खींचना नहीं आता तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं, सीधे जहां पे बोले वस्तु को रख लो, जहां बोले वहीं वस्तु रख दो और वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ और उसको फोकस से परावर्तित कर दो, और दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के आगे जो भी चीजें दिखें, जैसे यहां पे फोकस या वक्रता केंद्र, इन दोनों में से जो भी दिखे, यहां पे वस्तु है, वस्तु के आगे ध्रुव है, इधर फोकस है, फोकस से तो एक प्रकाश किरण पास हो गई, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पास करा दो, तो वक्रता केंद्र से पास कर दी, दोनों एक दूसरे से फैलती हुई जा रही हैं आगे, तो इनको अगर हम पीछे बढ़ा दिए तो कहां मिल गई? पीछे एक दूसरे से मिल गई, तो जहां पे मिलेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, चलिए ये दोनों केसेस समझ में आ गए। पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, क्या कहता है? पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या कहेगा बेटा आपका? बोलो। पहला रूल क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना आपतन कोण, बना हुआ आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के
बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण है, ठीक है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये जो है दूसरा नियम है। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर लें। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, ठीक। चलिए अभी अभी हमने आपको एक केस दिखाया कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यही वाला ठीक केस है। क्या कह रहा है? वस्तु 10 सेंटीमीटर पे यहां और प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है यहां। अब बस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी, बस यही सेम, मतलब उस क्वेश्चन के लिए यही फिगर बनेगा। आई बात समझ में? चलिए तो अगर हम बेटा वस्तु की दूरी को लिखेंगे तो दर्पण से बाईं ओर है तो नेगेटिव लिखेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, क्योंकि ये बाईं ओर है। किधर है? बाईं ओर है। बस यही आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है। फिगर से स्पष्ट समझ में आया? कैसा है? किसकी बात कर रहा है? आभासी की। किसकी बात कर रहा है? आभासी। और अगर आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो दूरी हम कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, और वस्तु वाली निगेटिव लिखेंगे। चलिए अब लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा है तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए पहले फोकस निकालेगी, क्योंकि फोकस का 2 गुना ही तो वक्रता त्रिज्या होता है। चलिए क्या दिया है? u इक्वल टू बेटा -10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दर्पण से दूरी है वो कितनी है? दूरी यानी कि u बराबर -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v इक्वल टू कितना होगा? v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर कैसा होगा? प्लस का। अभी अभी आपने देखा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। और अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसका मतलब है दर्पण के पीछे बना। कहां बना? दर्पण के पीछे बना, ठीक है। देखिए आप लोग पता है कि क्वेश्चन बेटा अच्छे से कर ले जाते हैं, बस आप कहां कंफ्यूज होते हैं कि कब u प्लस होगा, कब v माइनस होगा, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी का नियम डिसाइड करता है कि कब u प्लस होगा, कब v माइनस होगा, कब v प्लस होगा, ठीक। चलिए u तो हमेशा प्लस, u जो है आपका हमेशा माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो वस्तु होता है वो दर्पण के बाईं साइड ही होता है। बस हमें प्रतिबिंब देखना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे आभासी शब्द नहीं लिखता, आभासी शब्द नहीं लिखता और हमसे ये पूछता कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तब अगर आभासी नहीं लिखता तो हम दर्पण ये जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे माइनस में लिखते। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के जितने भी केसेस हैं, बस ये लास्ट वाले को छोड़कर अगर प्रतिबिंब आपका आभासी बन रहा है तो वही दर्पण के पीछे जा रहा है। बाकी सब देखो प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे ही बन रहा। तो अगर प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो नेगेटिव लिखाएगा, ठीक। चलिए याद रहेगा। और यही अगर अवतल की जगह उत्तल लिखा जाता तो उसमें हर केस में जो v होगा वो प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब दर्पण सूत्र से यहां पे लगा दो बेटा दर्पण सूत्र। क्या लगाओगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v का मान कितना बेटा? 20 प्लस का, प्लस 1/u का मान कितना है? माइनस का 10। कितना? माइनस का 10। तो 1/f बराबर 1/20 प्लस माइनस -1/10। अब बेटा ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/LCM कितना आ जाएगा? 10 और 20 का 20। यहाँ पे 20 की जगह 20 ही है यानी कि 1। ऊपर 10 था, 10 की जगह कितना हो गया? 20। तो अगर 10 की जगह 20 हो गया तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि -2। तो 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो इसलिए 2 में से 1 घटाएंगे, आएगा 1। और बड़ा है 2, बड़े का चिन्ह माइनस है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। 1/f इक्वल टू -1/20। तो f बराबर आपका मिल गया -20 सेंटीमीटर।
लेकिन हमसे जो है फोकस दूरी नहीं पूछा था, क्या पूछा था? वक्रता त्रिज्या पूछा था। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे फोकस दूरी। और फोकस दूरी यहां भी देखिए हमने निकाला था, यानी कि r बराबर 2 गुणे f। f का मान कितना है? -20। तो 2 गुणे -20 यानी कि -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। यही बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर ढंग से आगे बात समझ में सबको? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग रेखा चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। इसे क्या बोलेंगे बेटा? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब इस परावर्तक सतह पे मान लेते हैं कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से तिरछा आपतित होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण इस प्रकार से तिरछा आपतित होती है इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहेंगे बेटा? आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। आपतित होने के बाद ये क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। इसे कौन सा किरण बोलेंगे? इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई है उस बिंदु पर हम क्या खींच दें? एक अभिलंब खींच दें। क्या खींच दिया हमने? एक अभिलंब खींच दिया। ठीक है, इस बिंदु पर हमने क्या किया बेटा? एक अभिलंब खींच दिया। ये क्या हो गया? हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अभिलंब, ठीक, जिसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण आई। ये क्या हो गया? आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। ठीक, और यहां पे जो कोण बन रहा है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसे बोलेंगे R और इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ठीक, चलिए आगे बात समझ में। अब बस आपसे पूछा परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम क्या है? देखो अभी अभी हमने आपको यहां पे लिख के दिखाया, यही परावर्तन के नियम है। ठीक है, यही परावर्तन के नियम है, यही सेम टू सेम चीजें वहां भी लिखनी है। हो जाएगा? लिख ले जाओगे? बोलो, क्लियर है बच्चों सभी का? चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस पूरे आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में टोटल जो है 12 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न है बच्चों? 12 प्रश्न है। तो 4-4 करके, यानी कि 3 दिन में हम आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, 4-4 करके हम 3 दिन में। अच्छा चलिए एक और करवा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा है दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? सबसे पहली बात तो यहां जहां लिखा किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा? ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? उत्तल लेंस। होता क्या है दूरदृष्टि दोष में? जब पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है, जिसकी वजह से वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बोलो, दूरदृष्टि दोष क्या है? क्लियर हुआ? ठीक, बोलो, क्लियर हो गया सभी को? ठीक, चलिए दूरदृष्टि दोष परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
दूरदृष्टि दोष। हेडिंग डालिए, दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक, अब बिल्कुल ये नाम के जस्ट अपोजिट है तो नाम दूरदृष्टि दोष, लेकिन दूर की चीजें दिखाई देगी, नजदीक की नहीं। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की नहीं। ठीक, जब पास स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, पास स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, दूर बनता है, जिससे वस्तुएं हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती, इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? सभी का क्लियर हुआ यह क्वेश्चन? ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में हमने आपको टोटल 5 क्वेश्चन कराए, बाकी 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, बेटा आप सभी लोग शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिए। और ब्रह्मास्त्र बैच में ही आपको हर एक क्लास पीडीएफ, स्मार्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ शार्ट नोट्स, ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र बैच में आपको मिलेगा, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो बेटा एक बार सभी लोग, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।